नमस्कार। स्वराज एक्सप्रेस पर खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताज़ा तरीन खबरें लेकर मैं हाजिर हूं आकांक्षा ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर पीएम मोदी ने ग्राम प्रतिनिधियों से की बात। आत्मनिर्भरता को बताया कोरोना संकट का सबसे बड़ा सबक। ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व ऐप की शुरुआत। एमपी में किसानों से कर्ज वसूली का सिलसिला जारी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखी चिट्ठी। कहा किसानों के भुगतान में से ना जाए कर्ज का पैसा। हरियाणा में सरकार और आढ़तियों के टकराव से उलझी गेहूं और सरसों की खरीद। किसानों को ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी ना मिलने की शिकायतें। सीधे खाते में भुगतान पर कर्ज वसूले जाने की आशंका। और लॉकडाउन के चलते 26% से ज्यादा हुई बेरोजगारी की दर। राशन ना मिलने की समस्या ने भी बढ़ाई गरीबों की परेशानी। अकेले बिहार में 14 लाख लोग खाद्य सुरक्षा कानून से बाहर। बुलेटिन की शुरुआत राष्ट्रीय पंचायत दिवस के साथ। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 31 लाख ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना की शुरुआत भी की। स्वामित्व योजना गांव में लोगों की संपत्तियों ड्रोन के जरिए मैपिंग यानी ब्यौरा तैयार किया जाएगा और स्वामित्व के प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। वहीं ई ग्राम स्वराज पोर्टल और ऐप पंचायतों के काम को पारदर्शी बनाने और सारे काम के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर शुरू किए जा रहे हैं। फिलहाल ये योजना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा जैसे 6 राज्यों से शुरू की जा रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट ने हमें ये सिखाया है कि देश को आत्मनिर्भर बनना होगा। पंचायत की व्यवस्था जितनी मजबूत होगी उतना ही लोकतंत्र भी मजबूत होगा और उतना ही विकास का लाभ आखिरी छोर पर बैठा हुआ उस सामान्य व्यक्ति तक पहुंचेगा। पंचायतों के जरिए ग्राम स्वराज लाने का मकसद है, लेकिन इस दिशा में अब तक क्या हुआ है और कौन से प्रयास करने की जरूरत है, इसी मुद्दे पर स्वराज एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अनिका आर्यन ने बात की है अखिल भारतीय पंचायत परिषद के महामंत्री सत्येंद्र सिंह से। पंचायती राज दिवस के मौके पर जिस तरह के वादे, जिस तरह के दावे और जो योजनाओं का ऐलान हुआ है उस पर और ज्यादा इंसाइट लेते हैं। हमारे साथ अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। सत्येंद्र जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। पंचायती राज दिवस है, उसकी बधाई। और सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इस मौके पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 योजनाओं की शुरुआत की है, एक ई ग्राम स्वराज पोर्टल और ड्रोन आधारित स्वामित्व योजना, आपको क्या लगता है कि इन दोनों योजनाओं की कितनी दरकार थी? आज प्रधानमंत्री जी ने जो ई ग्राम स्वराज और स्वामित्व 2 योजनाएं जो शुरू की हैं बटन दबाकर, ये अपने आप में भारत सरकार पंचायती राज संस्थाओं को किस रूप में लेती है वो अपने में स्पष्ट प्रमाण है। ये रिमोट कंट्रोल और रिमोट ऑपरेटेड माइंडसेट से भारत के पंचायतों को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सकता है। ये भारत सरकार की पंचायतों के लेके सोच को कैसी सोच है और इस सोच को बिना बदले हम भारत के गाँवों को आत्मनिर्भर नहीं बना सकते हैं। क्या भारत के पंचायतों ने ऐसी कोई मांग की थी? क्या भारत के पंचायतों की तरफ से ऐसी कोई मांग आई थी? क्या उनकी ये ज़रूरत थी? भारत सरकार ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको इन दोनों योजनाओं को बनाया है और चलाया है। यही फासला और फर्क और यही काम करने का तरीका हमको मिटाना है। अभी ये 2 कार्यक्रम जिस तरीके से शुरू हुए हैं वो स्वयं में ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, स्व स्पष्ट करते हैं कि भारत सरकार पंचायतों को लेके किस दिशा में जाना चाह रही है। पंचायती राज दिवस पर गांधी जी के वैल्यूज़ पर भी हमने बहुत जोर देते हुए देखा। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि ऐसी कोई भी योजना जो अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सबल बनाए उसका ध्यान रखना है। साथ ही गांव में आत्मा बसती है, ये कहा गया। और
सबसे बड़ा सबक कि इस कोरोना के समय में कि गांव आत्मनिर्भर बने, शायद इसी विजन के हिसाब से पंचायती राज का गठन हुआ था, डिफरेंट 3 टियर्स बने थे। क्या उस विजन के साथ जो हम चले थे, क्या उसके हिसाब से काम हुआ है? कोई व्यक्ति या कोई भी संस्था आत्मनिर्भर कब बनती है? जब आप किसी को दायित्व देंगे, जब किसी को आप जिम्मेदार मानेंगे, तो ही वो धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनेगी। भारत में विकास तब भी हो रहा था जब भारत की संसद ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, वहाँ भी तब भी भारत में विकास हो रहा था। विकास आत्मनिर्भर बनने का और अपने निर्णयों में भागीदार होने का कोई पहलू नहीं है। गलती करने का अधिकार, खुद अपना निर्णय अपने लेने का अधिकार ही किसी को आत्मनिर्भर बनाता है। अभी भारत की सरकारें ब्रिटिश सरकारों के तरह से व्यवहार कर रही हैं कि भारत के गांवों को विकास दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, फंड दे रहे हैं। इससे नहीं हो पाएगा। उनको निर्णय स्वयं कैसे प्राप्त करें, जो 29 विषय हैं उसमें कैसे एक नेतृत्व का मजबूत ढांचा, एक मिसाल, एक प्रतिमान खड़ा कर पाएं, इस दिशा में पंचायतों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर न नीति है न ही नियत है। जी, तो यानी जो वो उद्देश्य के साथ जब ये पंचायतें बनी थी कि हर एक स्तर पर आत्मनिर्भरता हो, तो गांव में क्या हम स्वास्थ्य के स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर या आर्थिक मोर्चे पर जिस तरह से काम होना चाहिए था, क्या वो काम उस तरीके से हुआ है? पंचायती राज संस्थाओं को जो संविधान से जो 29 विषय जो दिए गए, उस 29 विषयों में शुरू के जो पहले, दूसरे और तीसरे जो विषय लिखित हैं वो कृषि से संबंधित हैं। कृषि कि पंचायतें इस मामले में अपना निर्णय प्राप्त करेंगे। अब मैं आपको यहाँ बताऊं कि भारत सरकार जब तमाम राज्य सरकारों और तमाम संस्थाओं के साथ मिलकर भारत में कृषि को लेकर इतनी बड़ी नीति बना रही है, उसमें कॉरपोरेट से जुड़े हुए कई अधिकारी कर्मचारी तो बुलाए गए, लेकिन पंचायतों से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को नहीं बुलाया गया। पंचायती राज संस्थाओं का वहाँ कोई उपस्थिति ही नहीं थी। मतलब उनको उसमें किसी भी प्रकार की भूमिका के लायक समझा ही नहीं गया। अभी इधर के दिनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन रही है, उसमें भी पंचायतों की कोई भी भागीदारी है ही नहीं। उसी तरह से भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाया गया, उसमें भी पंचायतों की कहीं कोई भागीदारी, निर्णय कैसे लिए जाएं, क्या हो उसमें, कहीं उस कैसे तय किए जाएं, उस नीति में उनका कोई सुझाव, राय, उनका क्या दायित्व होगा, कहीं कोई बात ही नहीं है। तो वैसे में पंचायतों को हम सशक्त कैसे करेंगे? आखिर में हमारे दिमाग में पंचायतों को लेकर चलता क्या है? मतलब हम अभी भारत सरकार ने आज ही प्रधानमंत्री ने कहा और पंचायत राज मंत्री ने कहा कि हम जो फंड दे रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग और फंड की ट्रांसपेरेंसी रहेगी। यहाँ फंड की और मॉनिटरिंग ट्रांसपेरेंसी के लिए पंचायतें बनी नहीं है। यदि आप उनको ये समझ रहे हो कि आप कुछ पैसे देंगे वो काम करेंगी, तो वो ना आपके कर्मचारी हैं, ना आपके डिपार्टमेंट हैं, ना आपके लिए वो कोई कॉन्ट्रैक्टर के रूप में वहाँ उपस्थित हैं। पंचायतों को उनको अपने हिसाब से निर्णय लेने के लिए उनके नेतृत्व को विकसित करने की ज़रूरत है। इस दिशा में मैं बहुत ही दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत सरकारों की मंशा बहुत ही संदिग्ध है। वो बिल्कुल पंचायतों को मजबूत नहीं करने देना चाहती हैं। और आज के प्रधानमंत्री के उस उद्बोधन से बहुत ही निराशा, प्रत्याशित निराशा है ये उनसे उम्मीद है भी कि वो भारत के पंचायतों को किसी भी प्रकार से स्वावलंबी और आत्मनिर्भर नहीं होने देना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। कोरोना संकट के बीच किसानों पर मौसम की मार जारी है। यूपी के बुलंदशहर और महाराजगंज में बारिश और ओले ने खेत से लेकर मंडी तक फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। अकेले बुलंदशहर नवीन मंडी के खरीद केंद्र पर खुले आसमान के नीचे रखा 400 बोरा गेहूं भीग गया। वहीं महाराजगंज में ओले गिरने से खेतों में खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। किसानों ने सरकार से मदद करने की मांग की है। अभी गेहूं निकलवा रहे थे हम, तो अब ये गीले हो गए, अब ये नाश होगा सगला इसका, तो अब ये सुखाने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये बेकार हो गए। अब मशीन बंद करानी पड़ी, अब ये निकल ना पाएंगे। ये बारिश आने से गेहूं भीग गया, बहुत तकलीफ बारिश है यहाँ पर। कितना गेहूं कट्टा भीग गए? ये कम से कम 400 कट्टे करीब गेहूं भीग गया आज यहाँ मंडी में। बारिश अभी आ रही है? बारिश आज तकलीफ है, पानी भर गया मंडी में। लगातार बारिश और ओला पड़ने से
फसल आप लोगों के सामने है, दिखाई दे रही है कितना नुकसान है। करीब करीब हम जानते हैं 100% नुकसान हो चुकी है। मिट्टी में मिल गई है, कुछ बचा ही नहीं। एक एक अनाज हम मजदूरों से लेकर बिनवा रहे हैं, उनकी मजदूरी भर के नहीं हो पाई। आज तक कोई प्रशासन का ना हमको देखने भी नहीं आया। 5 व्यक्ति खर्चा बाटे, राशन पता कुछ मिलबे नहीं कल, कभी तक खेत बटला नहीं बाटे, मजदूरी का खानी जा जिए नहीं जा, गेहूँ बोला बानी सब सट गल खेत में। इस समय से पर्ची न मिल सकने के कारण गन्ने का गिराई नहीं हो पाई। अभी तक फैक्ट्री चालू है, जिसके नाते पेमेंट भी नहीं समय से हो पा रहा है। अभी जो लास्ट में बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, उससे किसानों को नुकसान हुआ है, लेकिन ये नुकसान अति न्यून है। अभी तक के ज़िले में 1714 आवेदन क्लेम पत्र प्राप्त हुए थे किसानों के, जिसमें से 1707 का सर्वे करा लिया गया है। बीमा कंपनी इसके आगे की कार्रवाई, क्षतिपूर्ति की कार्रवाई को जारी रखे हुए है। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन के बीच फसल खराब होने से प्रभावित 7 लाख से ज्यादा किसानों को 1240 करोड़ रुपए के फसल बीमा क्लेम देने का दावा किया है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि 9 जिलों के सभी पात्र किसानों को बीमा क्लेम का भुगतान हो चुका है और 4.25 लाख किसानों को बहुत जल्द 1044 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम मिल जाएगा। वहीं लॉकडाउन की वजह से किसान लगातार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। किसानों को वैसे तो अब तक कोई खास राहत नहीं मिली है, लेकिन सरकार ने ये जरूर किया कि किसानों के फसली कर्ज को चुकाने की तारीख 31 मई तक बढ़ा दी है। इसके बाद भी मध्य प्रदेश में लगातार किसानों से कर्ज वसूली की जा रही है। यहाँ गेहूं की सरकारी खरीद के भुगतान में से कर्ज की रकम काट ली जा रही है। इसका एक उदाहरण देखिए। हमीदगंज के किसान मूलचंद ने 16 क्विंटल गेहूं 30,800 रुपए में बेचा, लेकिन हाथ में आए महज 636 रुपए। गेहूं के पैसों में से सहकारी समिति ने 30,164 रुपए कर्ज के काट लिए। और ये कोई एक मामला नहीं है, बल्कि हर किसान के साथ यही हो रहा है। किसान और विपक्षी नेता लगातार सरकार से कह रहे हैं कि ये वक्त कर्ज वसूली का नहीं है, लेकिन सरकार पर फिलहाल कोई असर होता नहीं दिख रहा। उधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने कहा है कि गेहूं खरीद की राशि में से सहकारी बैंकों के कर्ज की वसूली ना की जाए, क्योंकि बीते साल किसानों के खातों में पूरी राशि ट्रांसफर की गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को एमएसपी पर खरीद में तेजी लानी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने दूध के दाम घटाने का भी विरोध किया। उन्होंने फूल उत्पादक किसानों को भी मदद देने की मांग उठाई, क्योंकि उन्हें पूरी तरह नुकसान उठाना पड़ा है। उधर हरियाणा में सरकार और आड़तियों के बीच चल रही खींचतान के चलते इस पर गेहूं और सरसों के सरकारी खरीद अधर में लटकी हुई है। सरकार ने आड़तियों की हड़ताल देखते हुए गेहूं की खरीद की जिम्मेदारी सरकारी एजेंसियों को सौंप दी है और दावा ये भी है कि इससे आड़तियों ने अपनी हड़ताल खत्म करके खरीद शुरू कर दी है, लेकिन किसान मंडियों में फसल ना बिकने की शिकायत कर रहे हैं। यही वजह है कि इस पीक सीजन में भी अनाज मंडियां खाली पड़ी है। किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, खरीद और भुगतान की पूरी प्रक्रिया की जानकारी ना होने की भी शिकायत कर रहे हैं। पता नहीं कि ये समस्या हो रही है, हमारा अनाज कोई नहीं खरीद रहा, ना आड़ती खरीद रहे, ना सरकार खरीद रही। सरकार न्यू का है ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा किसी ने। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे उनके सामने बड़ी समस्या, वो अपना अनाज न लेकर कहाँ जाओगे। समस्या मना आ रही है जी ऑनलाइन की। सरकार ने जो ये ऑनलाइन किया है इसमें बिल्कुल आड़ती बिल्कुल इतना परेशान है। आड़ती ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, यहाँ पर कोई कंप्यूटर रखने की जगह नहीं है, कोई बिजली की व्यवस्था नहीं है, और ऊपर से जमींदार भी दुखी हो रहा है। हमने जमींदार भी कॉल कर रहे हैं, हमने क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको ये नहीं पता भाई कितने गेहूँ का रजिस्ट्रेशन कराना है, कितना तुमने डालना है, कितना वापस आधा सरकार गवर्नमेंट उल्टा कर रही है। हमारी दुर्दशा कर दी डिप्टी सीएम ने। दुष्यंत चौटाला जो लोगों ने वोट देकर बनाया था, इसने जमींदार का की कोई भी आवाज़ नहीं उठाई, ना कोई आड़ती उठाई, और वर्ग दुखी है इससे। मंडी में जब तक ऑनलाइन नहीं था, जब हमारा अनाज पूरा का पूरा आराम से
बेधड़क हो गया, मंडी भर जाया कर दी, सारा जमींदार परेशान हो रहा है ऑनलाइन के चक्कर में, ना तुम्हारा समझ में आ रहा। ऐसे ही आड़ती अपनी हड़ताल करके बैठे हैं, ऊपर तो बेमौसमी बारिश, मौसम ऊपर तो हमारे साथ में लग रहा है, न्यून तो हमारा नाज नहीं खरीदा जा रहा, हमारा नाज हम लेकर जाऊँ तो कहाँ लेकर जावा। आज जो है खरीद आड़ती जो राजी हो गए और इसी शर्तों पे जो सरकार की है उन्हीं शर्तों पे ही राजी हो गए हैं और खरीद चालू कर दिया बगैर किसी कंडीशन के। हरियाणा सरकार ने इस बार सरकारी खरीद के गेहूं का भुगतान सीधे किसानों के खातों में करने का फैसला किया है। राज्य के आड़ती इससे नाराज हैं क्योंकि उन्हें किसानों को एडवांस में दिया गया पैसा फंसने का अब डर सता रहा है। कुछ किसान इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कुछ किसान नेता इस पर सवाल भी उठा रहे हैं और गेहूं के पैसों से कर्ज वसूली की मंशा से जोड़ रहे हैं। जैसा कि मध्य प्रदेश में हो रहा है, वहां पर किसानों के गेहूं के पैसे उनके कर्ज काटकर भुगतान किया जा रहा है। सरकार कह रही है कि किसानों की पेमेंट सीधी उनके खाते में जानी चाहिए। हम भी पहले यही मांग करते थे, लेकिन जब उस बात की तह तक पहुंचे तो हमारे सामने तथ्य कुछ और ही आए। तथ्य सामने ये आए कि सरकार जो है वो किसानों की पेमेंट बैंकों में करके और फिर जो किसानों को बैंकों का कर्जा देना है उसमें वो पेमेंट काटने की इनकी प्लान है। हमारे सामने अब से पहले 2-3 केस वो आ चुके हैं जो किसानों की पेमेंट को इन्होंने उसके कर्जे में काट लिया। लेकिन सवाल ये है कि अब आप बहुत से लोग कहेंगे कि कर्जा तो देना चाहिए, जरूर देना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या केवल किसान को ही कर्जा देना चाहिए? आज देश में 17 लाख करोड़ का एनपीए हो चुका है, जिसमें केवल 1% पैसा किसानों का है, 99% पैसा पूंजीपतियों का है। 17 लाख करोड़ और किसानों पे जो कुल कर्जा अगर एग्रो इंडस्ट्री का कर्जा अलग कर दे करीब 6.5 लाख करोड़ के करीब है, और उसमें पिछले 20 साल से 3.5 लाख किसान मर चुके हैं। क्या और मारने की तैयारी है उनकी? दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, किसी किसान संगठन ने नहीं कहा हमारा बैंकों में पैसा आए। ये जो है इनका अपना प्लान है। अब जो किसान ये कहते हैं कि कर्जा देना चाहिए, हम भी कहते हैं देना चाहिए, हम देंगे, लेकिन हम खड़े कहाँ हैं? 1967 से लेकर अगर आज तक का हिसाब किताब देखें, 1967 में हमारी 2 क्विंटल 40 किलो गेहूं की कीमत थी 1 तोड़ा सोना। आज हमारी 20 क्विंटल गेहूं की कीमत है 1 तोड़ा सोना। हम कहाँ से दें? और क्या सरकार किसानों का और गला घोटना चाहती है? तो मेरा कहने का मतलब है ये है कि ये सरकार की प्लानिंग आपका कर्जा वसूल करने की है और किसानों को मारने की है। जो किसान 6 महीने से इंतज़ार पे है कि मेरी फसल आएगी, मैं बचूंगा, और उसके बाद किसान की जो है वो प्राइवेट खरीद करने की प्लान है। ये रिश्ता आड़तियों का और किसानों का रिश्ता तोड़ के प्राइवेट मंडियां हरियाणा सरकार ने इसी सत्र में पास कर दी हैं, और प्राइवेट मंडियों में प्राइवेट व्यापारी खरीद करेंगे, और जो प्राइवेट व्यापारी खरीद करेंगे वो एक तरह से किसानों का गला काटेंगे। अब बात करते हैं लॉकडाउन और उसके असर की। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE ने लॉकडाउन के दौरान 14 करोड़ लोगों के रोजगार छीनने की आशंका जताई है। CMIE के मुताबिक फरवरी में रोजगार की दर 40% थी, जो अब घटकर 26% हो गई है। एक तरफ बेरोजगारी की मार है तो दूसरी तरफ सरकारी राशन ना मिलने की समस्याएं। हम लगातार आपको देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अब खुद केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार को लेकर बड़ी बात कही है। उनके मुताबिक बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 8 करोड़ 71 लाख लाभार्थी होने चाहिए, लेकिन फिलहाल इनकी तादाद 8 करोड़ 57 लाख ही है, यानी 14 लाख लोग जिन्हें सरकारी राशन मिलना चाहिए था वे इस सुविधा से दूर हैं। रामविलास पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस संबंध में पत्र भी लिखा है। नहीं मिला हमें राशन, और जिस तरीके से खेती में काम कर रहे हैं तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? इसके ऊपर क्या कहेंगे, मेहनत ही कर रहे हैं, मरा या गिरा, और क्या करा आदमी, तो गरीब आदमी, बालक तो पाल नहीं है, कुछ भी कर सकता हो अपने काम के लिए। अब बालकों को भूख के थोड़ी मारे जाएंगे, यूँ बताओ।
कुछ भी मजदूरी कर लेती हूँ। मजदूरी कर ला फैक्ट्री में काम लग रहा था बुरादे की फैक्ट्री में, वो काम बंद हो गए सारे। अब बच्चे छोटे छोटे मेरे 3 लड़कियां, आदमी कमाने वाला है ही नहीं कोई भी, अकेली कमाती हूँ मैं। और क्या कहते हैं, अब ये इनके साथ नलाई करने लग गई हूँ खेतों में। और मैंने सुना था आधार कार्ड के जरिए से वो मिलेगा राशन, वो कुछ नहीं मिल रहा, राशन कार्ड मेरे है नहीं। 3-4 बार चली गई, दिया नहीं जी। अब पहले जो राशन बने वो जमा करवा लिए, फिर लोन ही भेज दी ब्लॉक में, वहाँ जाओ तो वहाँ भी कामयाब नहीं हुई। पैसा खर्च करके चली आई मेहनत मजदूरी को, अपना काम भी छूटा मजदूरी का। शहरों से मजदूरों के पलायन का सिलसिला लगातार जारी है, वहीं गांव में मनरेगा की मांग बढ़ने लगी है। राजस्थान में बीते 4 दिनों में 6 लाख मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराया गया। राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से 17 अप्रैल तक महज 62,000 मजदूरों को मनरेगा के तहत काम दिया गया था, जिनकी संख्या बीते 4 दिनों में 62,000 से 6 लाख हो गई है। साफ है कि रोजगार की कमी के चलते मनरेगा में रोजगार की मांग बढ़ रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे गांव और राज्य सरकारों की तैयारी इतनी पुख्ता है कि जरूरतमंदों को मनरेगा का लाभ पहुंचा सकेंगे। इन्हीं मुद्दों पर सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे से बात की है स्वराज एक्सप्रेस की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अनिका आर्यन ने। मनरेगा को लेकर क्या है जमीनी हालात, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। गांव में मनरेगा की डिमांड जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है, मजदूर मनरेगा के तहत काम भी मांग रहे हैं, लेकिन क्या इसी अनुपात में उन्हें काम मिल पा रहा है? लॉकडाउन के दिन से ही नरेगा के मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है। वैसे तो लॉकडाउन से पहले जो लोग थे, जैसे ही लॉकडाउन हुआ मस्ट्रोल उनके ले लिए गए और उनको काम से हटा दिया गया। अब लाखों लाख मजदूर अपने गांव लौट रहे हैं। जो गांव में लोग हैं वो भी बेरोज़गार बैठे हुए हैं, तो शायद रिकॉर्ड तोड़ डिमांड होगी काम की और उसकी गारंटी होनी चाहिए कि काम मिले। लेकिन यदि हम देखें आज के तारीख में तो मात्र 18 लाख लोग इस देश में काम पे हैं, जबकि 13 करोड़ जॉब कार्ड है, 8 करोड़ एक्टिव जॉब कार्ड है। और पिछले साल इस समय जब इतनी डिमांड नहीं थी तब लगभग 1 करोड़ 60 लाख लोग काम पे थे। तो मात्र 10% लोगों को पिछले साल के मुताबिक हम काम दे रहे हैं, जबकि आज की रिकॉर्ड तोड़ डिमांड होगी। तो सरकार को ये समझना पड़ेगा कि वो काम नहीं दे पा रहे हैं जब मांग बहुत है। बजट को लेकर मनरेगा कार्यकर्ता लंबे समय से अपनी मांग कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। अब जो स्थिति है, इतनी मांग बढ़ गई है और लोग जितने भी शहर से भी वापस गांव जा रहे हैं वो मनरेगा के तहत काम मांग रहे हैं। तो क्या इस तरह के बजटीय प्रावधान हैं जो इस तरह की डिमांड को एड्रेस कर पाए? एकमात्र कानून है पूरे देश में जो कहता है कि उसका कोई बजट का लिमिट नहीं। जिनको काम की आवश्यकता है उनको 100 दिन तक काम के लिए सरकार बजट ढूंढेगी। इस समय वो 100 दिन की जो सीमा है उसको भी लांघनी पड़ेगी। आपदा में 150 दिन होता है, शायद उससे भी ज़्यादा जाना पड़ेगा और बजट ढूंढना ही पड़ेगा। पिछले साल के लगभग 10,000 करोड़ बकाया थे मटेरियल का और 6,000 करोड़ लेबर का, वो बकाया उन्होंने क्लियर कर दिया सरकार ने। लेकिन अब बहुत आवश्यकता है कि खुल के काम मिले, आपदा प्रबंधन एक रोज़गार गारंटी हो, शहरों में गांव में दोनों जगह लोगों को न्यूनतम मजदूरी पर काम मिले। और इन लोगों के काम हो सकते हैं कि जो कोरोना की वजह से दिक्कतें हो रही है लोगों को, उन दिक्कतों को पार करने के लिए ये लोग उस प्रकार के काम करें। जो पुराने काम हैं वो भी करें दूरी रख के, शारीरिक दूरी रख के, लेकिन जो काम है नए प्रकार के जैसे राशन पहुंचाना, लोगों का देखभाल करना, उस किस्म के काम भी जोड़ना पड़ेगा। और नरेगा ही एक रास्ता है जिसमें लोगों को कुछ क्षमता उनकी बढ़ सकती है इससे लड़ने की। पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया, ग्राम पंचायतों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। जो उन्होंने बोला कि एक सबक है कि गांव को आत्मनिर्भर बनना है। ये एक कोरोना के समय में एक बड़ा सबक सामने आया है। इसको अगर हम मनरेगा के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या सीख है?
पंचायती राज का सबसे ज़्यादा जश्न यदि कहीं मनाना चाहिए तो वो केरल में मनाना चाहिए। उन्होंने ही वास्तव में तीसरे दर्जे की सरकार तैयार की है और कोरोना में भी सामना सबसे ज़्यादा पंचायतों ने किया, क्योंकि यदि हमारे लाखों गांव में अलग अलग जगह इसका सामना करना है तो पंचायत ही देखभाल कर सकती है। हमें संसाधन देने पड़ेंगे, उनको क्षमता देनी पड़ेगी, उनको नरेगा जैसे चीज़ से लोग देने पड़ेंगे जो काम कर सकें उनके लिए, और उनको ही संभालना पड़ेगा कौन बुज़ुर्ग हैं, किनकी बीमारी है, किनको भूख है, किनको खाना चाहिए। संसाधन सरकार उपलब्ध कराए, पंचायतों को पावर दे उसको करने के लिए, और तब ये पंचायती राज दिवस और केरला का मॉडल हम पूरे देश में फैला सकते हैं। राजस्थान सरकार ने मनरेगा मजदूरों के लिए इस तरह की भी सुझाव सामने रखा है कि काम के बदले अनाज मिले। आप इसे कितना व्यवहारिक मानते हैं और क्या ये सुझाव बाकी राज्यों में भी लागू किया जा सकता है? काम के बदले अनाज एक बहुत व्यवहारिक योजना हो सकती है, बशर्ते वो आज की तारीख में लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे। पहले तो नरेगा के 100 दिन का काम है वो तो मिलना ही चाहिए, और वो आज क्योंकि बैंकों में पैसा नहीं है तो वो कैश में उनका पेमेंट जल्दी से जल्दी करना चाहिए। उसकी जगह यदि कुछ हिस्सा वो अनाज में देना चाहते हैं या और 100 दिन में एक हिस्सा मजदूरी का अनाज में दें तो देश के भंडार जो अनाज के हैं वो काम में लिए जा सकते हैं। लेकिन लोगों को यदि वो 21 रुपये में अनाज दें तो तब कोई नहीं चाहेगा। लोगों की इच्छा पर होना चाहिए, और उनको राशन के भाव से 5 किलो अनाज रोज देंगे। तो राजस्थान में हमने देखा था जब 2001-2002 में काम के बदले अनाज चला तो लोगों ने 1-2 बोरी घर में इकट्ठा करके अकाल का सामना करने की क्षमता बनाई। ऐसा ही कोविड में होना चाहिए, और एक नए काम के बदले अनाज योजना नरेगा के अतिरिक्त होना चाहिए। अब जो मजदूर शहर से वापस लौट रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि 3 मई के बाद जो भी लॉकडाउन की स्थिति होगी, कई मजदूर वापस अपने गांव की तरफ भागेंगे और सभी काम मांगेंगे। तो उनके यूटिलाइजेशन के लिए क्या कोई ठोस योजना है? क्योंकि तमाम जगहों से सुझाव आ रहे हैं कि मनरेगा के तहत लोगों को तरह तरह के काम के लिए ट्रेन किया जाए या उनका इस्तेमाल किया जाए। ऐसे में क्या कोई ठोस योजना बन रही है इस तरफ? लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने अपने घर लौटे हैं और लाखों और लौटेंगे। वापस घर जाएंगे तो उनके जेब में कुछ है नहीं, उनको काम फिर से ढूंढना पड़ेगा। इसलिए नरेगा ही एकमात्र एक रास्ता है जिसमें उनको काम मिल सके, लेकिन उसकी योजना बननी चाहिए। अभी जो 18 लाख लोग लगे हैं उस हिसाब से नहीं, एक बहुत बड़ी संख्या में नरेगा के लोगों को लेना चाहिए। उनके लिए ऐसे काम की योजना बनानी चाहिए जहां वो सेवा कर सके, वो जो कोरोना के सारे चुनौतियां हैं उसमें वो मदद आ सके, वो अपने अपने घरों में भी काम कर सके, और जिनको काम चाहिए उनको काम मिले और मजदूरी मिले और पैसा मिले। इसकी प्लानिंग कतई नहीं है जो होनी चाहिए, और अब बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध स्तर पर ऐसे प्लानिंग करनी चाहिए ताकि कोरोना का भी सामना कर सके और लोगों की ज़िंदगी भी बचे। जी शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और इन पॉइंट्स को सामने रखने के लिए। किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।